मैं रेखा मिश्रा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मेरा आज का विषय है हरिशंकर परसाई द्वारा रचित सदाचार का ताबीज शीर्षक कहानी की तात्विक समीक्षा। कहानी के 6 तत्व माने जाते हैं, लेकिन एक तत्व और भी जुड़ा है। पहला है कथावस्तु या कथानक, दूसरा है कथोपकथन या संवाद, तीसरा है पात्र एवं चरित्र, चौथा है देश काल वातावरण, पांचवा है भाषा शैली और छठा है उद्देश्य, और सातवां तत्व जो कि सम्मिलित हुआ है वह नामकरण है, शीर्षक है। कथा आरंभ करते हैं हम, लेकिन उससे पहले जो परसाई जी की कथा वस्तु है उसके बारे में बता देते हैं कि परसाई जी की जो कथा वस्तु है अत्यधिक संक्षिप्त, सुगठित, रोचक और व्यंग्य के माध्यम से कही गई कथा जो कि अत्यधिक प्रसिद्ध हुई है। एक राजा के राज्य में भ्रष्टाचार सर्वत्र व्याप्त हो जाता है। राजा प्रजा से पूछते हैं, राजा दरबारियों से पूछते हैं कि क्या तुम लोगों ने कहीं भ्रष्टाचार देखा है? दरबारी कहते हैं जब हुजूर ने नहीं देखा है तो मैं कहाँ से देखूंगा। उसके बाद राजा विशेषज्ञ से पूछते हैं कि अगर कहीं आपको भ्रष्टाचार मिले तो आप उसे ले आइए मेरे सामने। तो विशेषज्ञ कहते हैं भ्रष्टाचार अगोचर है, सर्वत्र है, सब जगह व्याप्त है। तो कहते हैं कि जो ये अगोचर है, सर्वत्र व्याप्त है, यह गुण तो ईश्वर का होता है, राजा कहते हैं। तब विशेषज्ञ कहते हैं कि हाँ, आजकल भ्रष्टाचार ईश्वर हो गया है। और उसके बाद विशेषज्ञ कुछ दिन के पश्चात राजा के दरबार में आते हैं और वे राजा को सुझाव प्रस्तुत करते हैं। वे कहते हैं कि अगर हमें अपने राज्य से भ्रष्टाचार का निवारण करना है तो हमें उसके लिए व्यवस्था में परिवर्तन करने होंगे। राजा यह सुनकर के अत्यधिक व्याकुल हो जाता है, क्योंकि व्यवस्था में परिवर्तन करना इतना सरल कार्य नहीं था। अतः वह अनिर्णय की स्थिति में पहुंच जाते हैं और दिन प्रतिदिन अस्वस्थ होने लगते हैं। राजा की यह दशा देख करके दरबारी एवं मंत्री जो कि अत्यधिक चापलूस और भ्रष्टाचार होते हैं, वे राजा को यह सुझाव देते हैं कि क्यों ना हम भ्रष्टाचार के निवारण के लिए एक सरल उपाय अपना लें। और वे शीघ्र ही राजा के समक्ष एक साधु बाबा को प्रस्तुत करते हैं। साधु बाबा उनके सामने यह प्रकट करते हैं कि मैंने अपनी सिद्धि से एक ताबीज बनाई है, यदि इस ताबीज को किसी की भुजा में बांध दिया जाए तो वह व्यक्ति भ्रष्टाचार नहीं करेगा। इस प्रकार भ्रष्टाचार का जो सर्वत्र व्यापक रूप हो गया है वह धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। वे साधु महाराज यह भी बताते हैं कि उन्होंने इसका प्रयोग कुत्ते पर किया है। एक बार कुत्ते पर ताबीज बांधने पर उसने रोटी चोरी करना बंद कर दी। महाराज अत्यधिक प्रसन्न होते हैं कि चलो एक अच्छे विकल्प के साथ मुझे भ्रष्टाचार का निवारण करने का मौका मिलेगा। वे साधु महाराज को कहते हैं कि मैं अपने ही राज्य में एक ताबीज का कारखाना खोलूंगा और तुम उसमें मैनेजिंग डायरेक्टर बनोगे। तब मंत्री राजा को परामर्श देते हैं कि ऐसा करने की महाराज क्या ज़रूरत है, आप साधु बाबा को ही ताबीज बनाने का ठेका दे दीजिए। वे अपनी मंडली के साथ ताबीज बना करके राज्य को सप्लाई कर दिया करेंगे। राजा को यह सुझाव पसंद आया और बहुत सारे ताबीज निर्मित होने लगे और प्रत्येक कर्मचारी की भुजाओं पर बांधे जाने लगे। एक दिन राजा ने ताबीज का परीक्षण करने हेतु भ्रमण किया और वे एक कर्मचारी के पास जाते हैं। उस दिन महीने की 2 तारीख होती है। राजा अपना 5 का नोट दिखाते हैं और उसे अनेक कार्य बताते हैं। वह कहता है भाग जाओ, घूस लेना पाप है। यह सुनकर के राजा बहुत प्रसन्न होता है। लेकिन फिर राजा पुनः परीक्षण के लिए, ताबीज की पुनः परीक्षण के लिए और भ्रष्टाचार का अंत हो रहा है कि नहीं यह देखने के लिए फिर से जाते हैं। उस दिन महीने की 31 तारीख होती है। राजा फिर से उसे पुनः 5 का नोट दिखाते हैं और वही सारे कार्य बताते हैं। इस बार कर्मचारी उस नोट को रख लेता है। जैसे ही वह नोट रखता है राजा उसका हाथ पकड़ लेता है और राजा कहते हैं कि मैं तुम्हारा राजा हूँ, क्या तुम आज सदाचार का ताबीज बांध कर नहीं आए क्या? वह अपनी आस्तीन उठाकर दिखाता है, उसके हाथ में सदाचार की ताबीज बंधी थी। राजा कान लगाकर कि सदाचार की ताबीज से कुछ सुनना चाहते हैं। उसमें से स्वर आता है
कि आज तो 31 है, आज तो ले ले। तो इस प्रकार इस वाक्य के साथ कथा की समाप्ति होती है, जो कि पूर्णतः व्यंग पर आधारित है। दूसरा है संवाद या कथोपकथन। संवाद या कथोपकथन कहानी के प्राण होते हैं और यह कहानी को गति प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं। संवाद जितने रोचक संक्षिप्त होते हैं, कथा उतनी ही पठनीय हो जाती है। आइए देखते हैं एक संवाद का एक उदाहरण देखते हैं। राजा 2 महीने बाद फिर दरबार में विशेषज्ञ हाजिर हुए। राजा ने पूछा, विशेषज्ञों, तुम्हारी जांच पूरी हो गई? जी सरकार। क्या तुम्हें भ्रष्टाचार मिला? जी, बहुत सा मिला। राजा ने हाथ बढ़ाया। लाओ, मुझे दिखाओ, देखूं कैसा होता है। विशेषज्ञों ने कहा, हुजूर, वह हाथ की पकड़ में नहीं आता। और अनेक संवाद हैं जो कि पात्रानुकूल हैं एवं जीवंत हैं। जैसे राजा कहते हैं दरबारियों से कि जब दरबारी कहते हैं कि जब हुजूर को भ्रष्टाचार नहीं दिखा तो मुझे कैसे दिखेगा, तो इसके जवाब में राजा कहते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। कभी कभी जो मुझे नहीं दिखता वह तुम्हें दिखता होगा। जैसे मुझे बुरे सपने कभी नहीं दिखते, पर तुम्हें तो दिखते होंगे। दरबारियों ने कहा, जी दिखते हैं, पर वह सपनों की बात है। इस प्रकार संक्षिप्त, रोचक, जीवंत एवं पात्रानुकूल जो संवाद है वो अत्यधिक मर्मस्पर्शी है। तीसरा, जो कि पात्र एवं चरित्र चित्रण। इस कहानी के मुख्य पात्रों में राजा, मंत्री, दरबारी और अन्य पात्रों में साधु महाराज, कर्मचारी, विशेषज्ञ सम्मिलित हैं। राजा का जो चरित्र है वो अनिर्णय की स्थिति में होता है। राजा अदूरदर्शी है, वह समझ नहीं पाता है, अज्ञानी है। अज्ञानता के कारण वह कहता है कि भ्रष्टाचार को हाथ में दो, वह हाथ में उसे पकड़ना चाहता है। और अदूरदर्शी है, वह नहीं सोच पाता है कि घूस के कारण घूस वाली समस्या फिर से हमारे राज्य में पनप रही है, जिसके लिए हमें विशेषज्ञ ने बताया था। विशेषज्ञ ने यह बताया था कि महाराज, आपके पूरे राज्य में भ्रष्टाचार घूस के रूप में है। उस बात को भी राजा भूल जाता है और उसके बारे में सोच नहीं पाता, और वह पुनः घूस की समस्या को, जो कि भ्रष्टाचार का एक रूप है, फिर से उसे पुनर्जीवित करता है और साधु बाबा को फिर से ठेका देता है, जिसके कारण घूस रूप में भ्रष्टाचार उसके राज्य में दिखाई देता है और कर्मचारी भी उधर घूस लेते हुए दिखाई देते हैं। इस प्रकार राजा अज्ञानी है, अदूरदर्शी है, उसके अंदर निर्णय की कमी है, जिसके कारण दृढ़ इच्छा शक्ति का अभाव है, जिसके कारण दरबारी, मंत्री उसका फायदा उठाते हैं और वे अपने अनुकूल, अपने स्वार्थ के अनुकूल राजा से कार्य कराते हैं। राजा भी उनके हिसाब से कार्य करने के लिए विवश हो जाता है, क्योंकि उसमें इन तत्वों का अभाव है। अदूरदर्शी है, वह दूरदर्शी नहीं है, उसके अंदर निर्णय लेने की क्षमता नहीं है, ज्ञानी नहीं है। अगर ज्ञानी होता तो वो अंधविश्वास पर भरोसा करके साधु महाराज को ताबीज का ठेका नहीं देता और भ्रष्टाचार को दूसरी तरह से मिटाता, अपितु ताबीज के माध्यम से भ्रष्टाचार को अपने राज्य से मिटाना नहीं चाहता। मंत्री एवं दरबारी, जो कि अत्यधिक चाटुकार हैं, दिन भर राजा की चाटुकारी करते हैं और वे राजा को अपने हिसाब से कार्य कराना चाहते हैं और राजा भी उनके हिसाब से कार्य करना चाहते हैं। वे कहते हैं कि महाराज, ऐसी व्यवस्था का क्या फ़ायदा कि जिस व्यवस्था से आप अस्वस्थ हो जाएं। अतः वे ऐसी व्यवस्था की खोज करते हैं जिस और सामने साधु महाराज को प्रकट करते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं। और साधु कैसा चरित्र है? कपटी चरित्र है और परिवर्तन का विरोधी है और वह नहीं चाहता है कि परिवर्तन हो। अतः वह महाराज को अपने झूठ मूठ के मुँह पाश में बांध लेता है कि मैं सिद्ध हूँ, लेकिन उसका कपट आचरण सामने उस समय आता है जब उसकी ताबीज कार्य नहीं करती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं राजा का चरित्र ही इसमें मुख्य होता है
अगर राजा का चरित्र दृढ़ और इच्छा शक्ति से युक्त होता तो राज्य में भ्रष्टाचार नहीं होता। 5वें चरित्र चित्रण के बाद हम देश काल वातावरण पे आएंगे। देश काल वातावरण में जो ये स्वतंत्रता के पश्चात हमारे भारत देश में किस प्रकार मूल्यों की गिरावट हुई है, और वह मूल्यों की गिरावट हर जगह दिखाई देने लगी है। राजनीति में किस तरह से भ्रष्टाचार पनपा है, किस तरह से हमारे समाज में कुरीतियाँ, कुछ विसंगतियाँ पनप रही हैं, इस बात, और भ्रष्टाचार अत्यधिक पनप रहा है, इस बात को दिखाया गया है। राजा, उनके दरबारी, भ्रष्टाचार का वातावरण, ये सब मिल करके राजा की अनिर्णय की स्थिति, सोचने समझने की सही स्थिति का ना होना, ये सब मिल करके वातावरण का सृजन करते हैं। वस्तुतः ये जिस देशकाल वातावरण का सृजन करते हैं वो किसी राजा का राज्य नहीं, अपितु भारत देश की ही समूची व्यवस्था है, समूचा भ्रष्टाचार है, क्योंकि उस कथा के माध्यम से अपने देश में व्याप्त भ्रष्टाचार की जड़ों को बताया गया है कि किस तरह से हमारे देश में भ्रष्टाचार की जड़ें अंदर तक पहुंचती चली जा रही हैं, और उसका निराकरण करना सत्ताधारी के लिए कितना कठिन हो गया है। अगला है भाषा शैली। भाषा शैली में हम बात करेंगे कि परसाई जी की जो भाषा है वो बोलचाल की भाषा है। उनकी बोलचाल की भाषा अत्यधिक सहज है, और उन्होंने कहीं कहीं उर्दू शब्दों का प्रयोग किया है, अंग्रेजी शब्दों का भी यत्र तत्र प्रयोग मिला है, जैसे रिपोर्ट, फिट, मैनेजिंग डायरेक्टर, इन सारे शब्दों का प्रयोग मिला है। कथात्मक शैली का प्रयोग परसाई जी ने किया है। एक कथा के माध्यम से सारी बात कहते चलते हैं और व्यंग करते चलते हैं। और इसके अलावा नाटकी शैली का प्रयोग वहाँ पर किया गया है जहाँ पर दरबारी लोग एक साधु महाराज को प्रस्तुत करते हैं राजा के समक्ष। वह अत्यधिक नाटकीय है कि ये महाराज एक साधु महाराज हैं जो कि कंदरा में गुफा में, अर्थात गुफा में क्या कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे। इन्होंने अपनी सिद्धि से ये एक ताबीज का निर्माण किया है। तो इस प्रकार क्या है, भाषा शैली का जो प्रयोग हुआ है, भाषा बोलचाल की सहज सरल है, आपको बता ही चुके हैं। लोकोक्तियों मुहावरों का भी प्रयोग हुआ है। भाषा में जीवंतता है, पात्रानुकूल भाषा है और अत्यधिक मर्मस्पर्शी है, जो लेखक के उद्देश्य को पूर्ण करती चलती है। इसके बाद है उद्देश्य। उद्देश्य में सीधा साधा हरिशंकर परसाई जी ने इस कहानी के माध्यम से उद्देश्य प्रकट किया है या प्रस्तुत किया है कि अगर भ्रष्टाचार का निवारण करना है तो जैसा कि विशेषज्ञ ने बताया है कि व्यवस्था में परिवर्तन करने होंगे। किस प्रकार का परिवर्तन? उन्होंने विशेषज्ञों ने कहा कि ठेका है तो ठेकेदार हैं और अधिकारी हैं, अधिकारी की घूस है। अगर ठेका मिट जाएगा तो उनकी घूस भी मिट जाएगी। तो इस तरह से बहुत सारी समस्याएं हैं और अलग अलग इन पर विचार किया जा सकता है। तो ये जो विशेषज्ञ की मुख्य बात थी कि हमें व्यवस्था में परिवर्तन करना होगा। हम व्यवस्था में जब तक परिवर्तन नहीं कर सकते जब तक हमारे पास सत्ताधारी जो होगा वो दृढ़ इच्छा शक्ति से युक्त नहीं होगा। अगर सत्ताधारी दृढ़ इच्छा शक्ति से युक्त नहीं है तो अनेक साधु महाराज जैसे कपटी लोग मिलेंगे और हमारा राज्य भ्रष्टाचार का शिकार होता रहेगा। अतः भ्रष्टाचार की जड़ों को तह तक जाने के लिए हमें भ्रष्टाचार को रोकने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति का पालन करना होगा। अगर हम दृढ़ इच्छा शक्ति से युक्त हैं और अपने विवेक और अंधविश्वास से दूर हैं, अंधविश्वासी नहीं हैं, ज्ञान के आधार पर हम भ्रष्टाचार को दूर कर सकते हैं। अगला है नामकरण। नामकरण जो कि अत्यधिक मुख्य है, क्योंकि नामकरण के आधार पर ही कोई हम रचना को पढ़ते हैं। नामकरण कहीं ना कहीं उस रचना की प्रेरणा होती है और उसमें उस रचना का जो सार होता है वो कहीं ना कहीं नामकरण में छुपा होता है। नामकरण है सदाचार का ताबीज। सदाचार, सद सुंदर आचरण, अच्छा आचरण। ताबीज, ताबीज का अर्थ है यहाँ पर भ्रष्टाचार की दवा।
भ्रष्टाचार की दवा, क्या भ्रष्टाचार की दवा एक बाह्य कवच से हम भ्रष्टाचार को दूर कर सकते हैं? क्या हम अपनी भुजाओं पर अगर बांध लें ताबीज तो क्या भ्रष्टाचार दूर हो जा सकता है? नहीं। इसके लिए हमें आंतरिक परिवर्तन की ज़रूरत है, दृढ़ इच्छा शक्ति की ज़रूरत है, ज्ञान की आवश्यकता है। तो इस प्रकार सदाचार का ताबीज जो नामकरण है वो अत्यधिक सार्थक है। लेखक ने यह बताया है कि जो ताबीज है अर्थात जो भ्रष्टाचार की दवा है वो कहीं ना कहीं बाह्य कवच नहीं है, अपितु हमें अपने अंदर को मजबूत करना होगा और भ्रष्टाचार से दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ लड़ना होगा। नमस्ते, आज इतना ही।